हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो नंबर 8 में आपने उपचयन और अपचयन के बारे में सीखा, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में सीखा। इस वीडियो में आप उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखेंगे। दो प्रभाव हमें सीखने हैं। धातुओं का संक्षारण, जिसे कोरोशन ऑफ मेटल्स कहते हैं। दूसरा है भोजन की विषायनता, जिसे रैंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले संक्षारण देख लें, जिसे कोरोशन कहते हैं। कोरोशन के पर जो परिभाषा है वह भी देख लें। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु, नमी या रसायन जैसे अम्ल की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ धातु, जैसे कि लोहा जो धातु है वह अगर वायु और नमी इन दोनों के संपर्क में आता है तो उसका परत दर परत जंग लग करके लोहे खत्म होने लगते हैं। तो संक्षारण के लिए दो सबसे इसेंशियल कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन कौन सा कारक होना चाहिए? वायु और नमी की उपस्थिति। और अगर कुछ रसायन जैसे अम्ल अगर मौजूद है या लवण मौजूद है तो यह प्रोसेस जो है, संक्षारण की जो प्रोसेस है, ये और तेजी से हो सकता है। चले इसे हम आयरन के संक्षारण द्वारा समझते हैं। आयरन धातु का जंगन यानी रस्टिंग संक्षारण का अत्यंत सामान्य रूप है। इसे अगर संक्षारण, इसका धातु का कौन सा धातु, तो आयरन धातु का अगर संक्षारण देखना है, उसका केमिकल रिएक्शन देखना हो तो ये इस तरह से केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। 4 Fe यानी आयरन और ऑक्सीजन और कुछ जल का मात्रा। तो मैंने पहले ही कहा है कि आयरन में जंग लगने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? हवा और नमी। तो हवा और नमी इस लोहे के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर एक नया पदार्थ तैयार होगा। यह पदार्थ जल योजित आयरन ऑक्साइड कहलाएगा, जल योजित आयरन 3 ऑक्साइड। इसी को रस्ट बोलते हैं, इसी को जंग बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में कि नया नया लोहा आया, अगर उसे पानी या फिर वायु के संपर्क में रख दिया जाए तो उसके ऊपर चित्ती चित्ती जैसा एक लेयर जैसा उस पर क्या होता है? ब्राउन कलर का डिपॉजिट, ब्राउन कलर का कुछ चीज जमना शुरू होता है और पपड़ी जैसा उससे निकलना शुरू हो जाता है। तो वह जो पपड़ी ब्राउन कलर का निकलता है वो यही रहता है। तो ये बना कैसे? तो लोहा इनसे अभिक्रिया करके ये बना देता है। वही पपड़ी आपको इस रूप में लोहे से निकलता हुआ दिखेगा। तो लोहे में जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है? देखो, आयरन में ऑक्सीजन नहीं है। ये तो आयरन के साथ ऑक्सीजन अभी प्रतिक्रिया करेगा, तो आयरन में ऑक्सीजन है नहीं, तो आयरन में ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ देखो Fe2O3 बना, इसलिए आयरन का क्या हुआ? यहाँ पर उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। आयरन धातु का अवांछित उपचयन होता है, यानी कि यहाँ आयरन धातु जो है ना, इसका उपचयन इस रूप में होता है तो ये अवांछित है। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का उपचयन हो, मगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन का प्रकृति है, उसे अगर ऑक्सीजन और जल मिले तो ये इस रूप में जंग के रूप में परिवर्तित हो सकती है। आगे देखें, जंग के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देखें। जंग एक मुलायम और छिद्रिल पदार्थ है। छिद्रिल जो परत दर परत निकलता चला जाता है और बिल्कुल मुलायम होता है, जो लोहे की वस्तु से धीरे धीरे गिरती है और बाद में नीचे के लोहे में जंग लगना आरंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर का जो परत है, मान लिया ये लोहा है, लोहे का ऊपर का परत अगर जंग लगकर खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है कि उसके नीचे का परत खराब नहीं होगा। परत दर परत पूरा का पूरा लोहा खराब कर देगा वो। लोहे में जंग लगना या लोहे का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूअस, लगातार चलता रहता है। समय रहते न रोका जाए तो लोहे की संपूर्ण वस्तु को नष्ट कर देता है। अगर जंग लगने के प्रोसेस को नहीं रोका जाए तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा लोहा खत्म हो जाएगा। तो कैसे रोका जा सकता है? तो उसके लिए रस्टिंग यानी कि संक्षारण को रोकने का तरीका है गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। इसमें करते क्या है? अगर आयरन धातु है तो इस पर एक परत चढ़ाया जाता है। किसका? जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? अंदर का आयरन बिल्कुल बचा हुआ रहता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, पेंट करके, आप चाहो तो लोहे को पेंट कर दो। पेंट करने से भी लोहे पर जंग लगना
या उसका संचालन होना बंद हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, वो है विषयांधता, जिसे इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है, अरुचिकर गंध और स्वाद, यानी गंध कैसा होगा, जो हमें पसंद ना हो, स्वाद कैसा होगा, अरुचिकर, जो हमें पसंद ना हो। ऐसा गंध और स्वाद जो हमें पसंद ना हो, वैसा गंध और स्वाद अगर भोजन में आ जाए तो वह विषयांधता कहलाता है। परिभाषा फिर से देख लें, अरुचिकर गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसाओं और तेलों के वायव अपचयन द्वारा उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति विषयांधता कहलाती है। तो भोजन में इस तरह से अरुचिकर गंध और स्वाद क्यों आता है, क्योंकि भोजन में मौजूद जो भी तेल होगा, वसा तेल जो भी होगा, उसका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से भोजन सुबह अगर पका कर रखा गया है, शाम तक गर्मी के समय गंध, बहुत खराब गंध देने लगता है, उसका स्वाद भी खट्टा खट्टा लगने लगता है। तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भोजन तेल में बनाया गया है, और तेल का क्या हो जाता है, समय के साथ हवा के संपर्क में, वायव लिखा हुआ है, तो हवा के संपर्क में आकर के भोजन का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो भोजन की विषयांधता को हम कैसे रोक सकते हैं, जिसे विषयांधता को विकृत गंधिता भी कहते हैं। तो विकृत गंधिता या विषयांधता को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसके उपाय हैं। पहला उपाय है प्रति उपचायकों द्वारा एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम प्रति उपचायक इस्तेमाल करें तो हमारा भोजन का जो उम्र है ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक उसे फ्रेश रखा जा सकता है, खाने लायक रखा जा सकता है। प्रति उपचायक होता क्या है, तो ये एक अपचायक होता है। क्या होता है, अपचायक होते हैं। इनके भोजन में उपस्थित होने से वसा और तेल आसानी से उपचित नहीं होते हैं, यानी कि वायव उपचयन नहीं हो पाता है। अगर आपके पास भोजन में क्या मिलाया हुआ हो, भोजन में प्रति उपचायक मिलाया हो, तो ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो तेल होते हैं उसका उपचयन नहीं होने देता है, जिससे भोजन लंबे समय तक खाने लायक बना रहता है। तो दो एग्जाम्पल है यहाँ पर किसका, तो प्रति उपचायक का। पहला है BHA और दूसरा BHT। इनके इस्तेमाल से भोजन में क्या होगा कि उसका उपचयन नहीं होगा, भोजन लंबे समय तक फ्रेश रह सकता है। दूसरा तरीका है भोजनों को नाइट्रोजन गैस में पैक करके। जैसे कुरकुरे, लेज आप ये सब खरीदते हैं तो उस पैकेट में क्या भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, भोजन जो कुरकुरे होते हैं, लेज होते हैं, उनके जो पदार्थ हैं खाने लायक, चिप्स जो होते हैं, वो ऑक्सीजन गैस के प्रभाव में नहीं आते हैं। जब ऑक्सीजन गैस के प्रभाव में नहीं आएंगे तो क्या होगा, भोजन जल्दी खराब नहीं होगा। तीसरा तरीका है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में अगर आप खाना रखते हो सुबह बनाकर, शाम तक भी वह खाने लायक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान काफी कम होता है। कम तापमान में वहां पर जो भी जीवाणु होंगे वो पनपेंगे नहीं। जीवाणु नहीं पनपेंगे तो भोजन में मौजूद तेल और वसा उनका उपचयन नहीं हो पाएगा और भोजन लंबे समय तक खाने लायक बना रहेगा। चौथा तरीका है वायुरोधी पात्रों में भोजन की संचित करके। वायुरोधी इसका मतलब हुआ आप ऐसा डब्बा का इस्तेमाल करो ना जिसमें कि आप अगर भोजन रखो तो उसमें हवा न मौजूद रहे। जब आप ढक्कन लगा दो तो क्या होगा, उस भोजन को रखने के बाद उस डब्बे में किसी भी तरह का वायु न हो, क्योंकि वायु के साथ ही भोजन क्या करता है, उपचयन प्रक्रिया करता है। तो वायुरोधी पात्रों में अगर वायु नहीं है तो इस तरह का वायु के साथ उपचयन भोजन का नहीं होगा और भोजन लंबे समय तक फ्रेश रहेगा।